इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक, उसमें कुछ पॉइंट्स लिख पाऊंगी, फिर देन विल एक्सप्लेन कि वो टॉपिक क्या था. आयोनाइज, हाँ जी बेटा, पेज नंबर मैंने खोल रखा है 215 एनसीईआरटी. आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अलोंग द पीरियड. आयोनाइजेशन एनर्जी increases from left to right. लिख लिया. अब ये जो इंक्रीज है, हमने कहा था कि अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए. तो रीजन होता था बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, राइट. हमें पता था उसका रीजन था न्यूक्लियर चार्ज. नाउ द पॉइंट हियर इज देयर इज इरेगुलर ट्रेंड. आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक में, यानी डी सीरीज में एक इरेगुलर ट्रेंड आता है. जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, फिर एकदम से सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी या बहुत कम हो जाएगी. तो आपको अगर मैं वैल्यूज बोल रही हूँ, पहले मैं वैल्यूज बोल रही हूँ. पेज नंबर आप 214 देख सकते हो, एनसीईआरटी पेज नंबर 214. यहाँ पे वैल्यूज गिवन है. उन वैल्यूज से जरा जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई एक रेगुलर इंक्रीज आता है या कुछ गड़बड़ आती है. ठीक है. फर्स्ट वैल्यू इज 631, देन 656, फिर आ गया 650, यानी वैल्यू कम हो गई है ना. फिर उसके बाद 653, देन अचानक आपकी वैल्यू आ गई 717, 762, फिर डिक्रीज हो गई 758, 736, 745, 906. इट मीन्स कोई ट्रेंड नहीं बन पा रहा. हमने कहा था कि होना क्या चाहिए, देयर शुड बी इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, बट वी आर गेटिंग इरेगुलर ट्रेंड इन द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज. आई विल रिपीट द वैल्यूज. स्कैंडियम की वैल्यू है 631, फिर 656, देन 650, फिर उसके बाद 653, 717, फिर 762, फिर 58 पे आ गए, फिर 736, 745 फिर बढ़ गया और लास्ट में 906 आ गया. इट मीन्स वैल्यूज में कोई रेगुलरिटी नजर नहीं आती. ऐसे लग रहा है जैसे पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, और फिर डिक्रीज होते होते फिर से इंक्रीज. तो एक जिगजैग से ही बना, राइट. ये समझ आ गया कि वैल्यूज में इरेगुलरिटीज आ रही. तो राइट ऑन. इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्कैंडियम सीरीज. Irregularities in the first ionization energy of scandium series. Is due to irregular trend of ionization energy of scandium series is due to लिख लिया. is due to a regular increase in the nuclear charge, but trend of radius is not regular decrease along the period. A regular increase in the nuclear charge, but trend of radius is not a regular decrease along the period. आपको ने रेडियस का ट्रेंड कराया था. रेडियस पहले डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर इंक्रीज कर जाता है. याद आ गया. इट मीन्स क्योंकि रेडियस का ट्रेंड वैसा नहीं है. अगर रेडियस डिक्रीज करता रहता और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता रहता तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती, इंक्रीज कर जाती. लेकिन आपके पास ट्रेंड में ऐसा हुआ नहीं. हम देंगे हमारा रेडियस का ट्रेंड कुछ और ही है और न्यूक्लियर चार्ज फिर भी इंक्रीज कर रहा है. तो आयोनाइजेशन तो दोनों पे डिपेंड करती है. तो उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ भी आ सकता था और जो वैल्यूज नजर आई वो वैल्यू रेगुलर नहीं है. दोज आर इरेगुलर वैल्यूज. गॉट इट.
नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज। अगर हम सेकेंड और थर्ड की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जैसे कॉपर है, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बताती है कि ये है 4s1 3d10। तो नेचुरल है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिससे वो कॉपर 1 पॉजिटिव बनेगा, उससे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10। तो हम कहेंगे सेकेंड वैल्यू यानी -1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर 2 पॉजिटिव बनना चाहिए और ये जो IE2 है ये बहुत ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे कॉपर के केस में हमें ये दिखेगा कि सेकेंड वैल्यू इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको किस में से निकालना पड़ेगा, D10 में से। ठीक है, ऐसे ही क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। तो क्रोमियम के केस में अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लिखोगे तो क्रोमियम 1 पॉजिटिव, ये बन जाएगा 3d5। तो नेचुरल है सेकेंड वैल्यू क्रोमियम की भी क्या हो जाएगी, IE2, इट्स गोइंग टू बी वेरी लार्ज। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी is quite greater than ionization energy 1. Got it? ऐसे अगर हमसे कहा जाए कि मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज है 4s2 3d5। तो मैंगनीज के केस में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड उससे बड़ा होगा वैल्यू, लेकिन थर्ड वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी आ जाएगी बिकॉज थर्ड इलेक्ट्रॉन is to be removed from 3d5 जो कि हाफ फिल्ड है। हम कहेंगे मैंगनीज की थर्ड वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे जिंक की थर्ड वैल्यू, सेम वे वी हैव एग्जांपल ऑफ जिंक। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। तो जिंक के केस में हम कहेंगे इसकी फर्स्ट वैल्यू IE1 और फिर उसके बाद बनेगा जिंक 1 पॉजिटिव, फिर हम कहेंगे एक और वैल्यू जिंक 2 पॉजिटिव, लेकिन थर्ड वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी। IE3 इज वेरी बिग वैल्यू। रीजन इज 3d10 में से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। तो हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। तो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स ऑफ जिंक, कॉपर, क्रोमियम एंड मैंगनीज, राइट। तो ये वैल्यूज बता रही हैं कि किसी भी मेटल के लिए उसकी सेकेंड और थर्ड वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी या कितनी होगी, दिस कैन बी डिसाइडेड बाय देयर कॉन्फ़िगरेशन। उनकी कॉन्फ़िगरेशन से हम ये गेस कर सकते हैं। बोलो, ये समझ आ गया? अब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई थर्ड वैल्यू, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज वेरी हाई, तो आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वाई थर्ड वैल्यू ऑफ मैंगनीज इज वेरी हाई, अगेन कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। तो वी कैन एक्सप्लेन दिस सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक, राइट। समझ आया? हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, कोई ट्रेंड आपको याद नहीं करना इसमें। रीजन इज क्योंकि इसके ट्रेंड की वैल्यू, ट्रेंड भी बनेगा ही नहीं, जिगजैग से ही आएगा, तो आप कैसे याद कर पाओगे? और इतनी वैल्यूज तो याद रख नहीं सकते ना। आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। नोट करिए सारे एग्जांपल्स। हाँ जी बेटा। नो नेक्स्ट पॉइंट। अब जो मैं अगला सेंटेंस बोल रही हूँ आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि वाकई इसका कोई जनरलाइजेशन का मतलब नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो रहेगा The values of ionization enthalpy of D block
values of ionization enthalpies of D block is not showing any general trend, is not showing any general trend. These values are helpful. These values are helpful in knowing the stability of oxidation states, but the topic becomes very complex. Topic becomes very complex. To draw a general trend. To draw a general trend. तो हम ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई ट्रेंड हमारे पास था ही नहीं। जनरली हम आयोनाइजेशन एनर्जी से किसी आयन की स्टेबिलिटी बताते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये टॉपिक चाहे कितना भी ट्रेंड आप बनाने की कोशिश करो, तो अल्टीमेटली आप कोई जनरल ट्रेंड पे पहुंचोगे नहीं। इसलिए आप इसको ऐसे समझ करो कि एक टॉपिक था, हमें करना था और हमने कर लिया। ठीक है, समझ आ गया? इससे ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बन पाएगी। नाउ वी मूव ऑन टू ई नॉट रिडक्शन। अगला टॉपिक हमारे पास है ई नॉट रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ये टॉपिक बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करूंगी, लेकिन बात वो है कि डी ब्लॉक से कॉन्टेक्स्ट में रिवाइज की जाएगी। ठीक है, ई नॉट रिडक्शन हम कह सकते हैं कि मेटल टू पॉजिटिव टू मेटल, हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। अगर ऐसा है तो हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं जो डी ब्लॉक से थे, जैसे जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक, फिर आपके पास था कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, राइट, निकल टू पॉजिटिव टू निकल, मैंगनीज टू पॉजिटिव टू मैंगनीज। हम कहेंगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्रिएट कर सकते थे या होते भी हैं। तो मेटल्स में टू पॉजिटिव टू मेटल तक जाने की स्टेट यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट टाइप। ये रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में पहले हमारे पास सॉलिड मेटल है, हमने उस सॉलिड से गैसियस मेटल कन्वर्जन लिया, फिर उसको M1 पॉजिटिव बनाया, फिर उसको M2 पॉजिटिव बनाया और फिर उसको पानी में डाल दिया एक्वस मीडियम में, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी आ गई। इट मीन्स यू नीड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। What is this? Enthalpy of atomization का मतलब है sublimation. Enthalpy of atomization, this is also named as sublimation. फिर आपको लगाना पड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का कंसेप्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, and then we have hydration energy. Then is your hydration energy. ओवरऑल इस तरह से मूव करने पे हमें जो ट्रेंड मिला वो ये था कि हम तो M2 पॉजिटिव से M पे जाना चाहते थे, तो ये प्रोसेस हमारा ई नॉट रिडक्शन है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जब आप 2 पॉजिटिव से मेटल तक आओगे तो आपको इन सारी वैल्यूज का एक सम टोटल चाहिए होता है, राइट। इट मीन्स दीज वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, हाइड्रेशन एनर्जी, इन सब का टोटल जाके ये रिडक्शन पोटेंशियल्स आते हैं। तो आप बताओ क्या इसमें कोई ट्रेंड मिलने के चांसेस बचे? जब आप इतनी सारी वैल्यूज को सम करोगे तो कभी किसी की कोई ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, किसी की ये ज्यादा है, किसी की ये ज्यादा है, किसी की हाइड्रेशन ज्यादा है, तो सबकी ये वैल्यूज अलग अलग होंगी। जब सबकी वैल्यूज ही अलग होंगी तो ट्रेंड मिलने के चांसेस नील है, कोई एक रेगुलर सा ट्रेंड हमारे पास नहीं आ सकता था। ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है,
तो आप कहोगे नो रेगुलर ट्रेंड ऑफ ई नॉट वैल्यूज। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे बेटा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सॉलिड से गैस बना रहे हैं ना, वेपराइजेशन तब होती है जब लिक्विड से गैस बना रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, पहला पॉइंट समझ आएगा कि नो रेगुलर ट्रेंड। अब हम कहेंगे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो फिर इन वैल्यूज का मतलब क्या है? इन वैल्यूज का मतलब है ई नॉट रिडक्शन is inversely proportional to stability. चलो मैं इसको स्टेबिलिटी नहीं, पहले मैं आपको ये तो आपने किया हुआ है, पहले वो लिखवा देते जो आपने किया हुआ है। ई नॉट रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ये तो याद है। स्टेबिलिटी काट के रिएक्टिविटी लिख लो पहले, स्टेबिलिटी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे से ऑपोजिट चलने चाहिए ना, फिर आपको जो स्टेबल है वो रिएक्टिव कैसे होगा। तो आपके पास जब हम कहते थे ई नॉट रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, तो आप कहते थे कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, याद है? और उसका प्रूफ था, इसकी वैल्यू 0.34 है और इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। तो एक तो हम रिएक्टिविटी को कंपेयर कर पाए। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक वैल्यू इज -0.76 एंड कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर वैल्यू इज 0.34 एंड सिल्वर 1 पॉजिटिव टू सिल्वर वैल्यू इज 0.80 प्लस, तो इन तीनों वैल्यू से हम ये समझेंगे। हाँ जी बेटा, प्रोजेक्टर ऑफ हो गया, ऑन करो उसे। हाँ बेटा, अगर मैं बोल रही तब तक आपको नहीं भी दिख रहा, सुनते चलो, ठीक है। जिंक की वैल्यूज हमें पता है -0.76 है, कॉपर की वैल्यू 0.34, सिल्वर की वैल्यू है 0.8। इन तीन वैल्यूज को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तीन वैल्यूज आपके पास ये प्रूव करती है, मेरे पास ध्यान से सुनना, जहां नेगेटिव वैल्यू होती है वहां फॉरवर्ड जाने के चांसेस कम। तो आप कहोगे ये फॉरवर्ड नहीं जाएगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, तो नेचुरली किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड। तो हम कहेंगे जिंक 2 पॉजिटिव इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन जिंक। ऑन हुआ प्रोजेक्टर आपका? ओके। तो आपके पास जब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब आगे तो नहीं जा सकते, इससे आप पीछे जा सकते हो। जब फॉरवर्ड नहीं जा सकते तो बैकवर्ड पॉसिबल हो जाता है। बैकवर्ड जाना पॉसिबल था, तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव जब हम बैकवर्ड जाने लग गए तो जिंक 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर में से कंपेयर करें तो वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब फॉरवर्ड तो आप जा सकते हो, बैकवर्ड नहीं जा सकते। इट मीन्स कॉपर इज मोर स्टेबल। तो आप स्टेबिलिटी ऑफ आयंस या स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कंपेयर कर रहे हो। आप बताओ सिल्वर 1 और सिल्वर में से कौन स्टेबल है? सिल्वर इज मोर स्टेबल। अगर मैं कॉपर और सिल्वर से कंपैरिजन पूछूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है? सिल्वर इज मोर स्टेबल, क्योंकि सिल्वर की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी 0.8 है, जबकि कॉपर की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी 0.34 है। ठीक है, समझ आ गया? तो इन वैल्यू से हम क्या एक्सप्लेन कर पाए? एक तो मेटल की रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करें तो ये हमेशा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब मैं स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो स्टेबिलिटी में आयंस की स्टेबिलिटी अलग तरह से एक्सप्लेन हो रही है और मेटल्स की स्टेबिलिटी अलग तरह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लग रहा है नेगेटिव वैल्यू तो कौन स्टेबल हो गया? आयन इज स्टेबल। पॉजिटिव वैल्यू तो मेटल इज स्टेबल। क्लियर हो क्या? वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो दिस प्रोडक्ट इज स्टेबल,
वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो रिएक्टेंट इज स्टेबल। गॉट इट? समझ आ गया ये पॉइंट? अब इन वैल्यूज में हमें जो क्वेश्चंस नजर आएंगे, हम उन क्वेश्चंस पे स्ट्रेस देते हैं जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पे। राइट डाउन अ क्वेश्चन। हाँ ऑफ कोर्स कर लो। नोट कर लिया जी? नाउ माय क्वेश्चन इज राइट डाउन। Value of copper 2 positive to copper is 0.34. Value of copper 2 positive to copper is 0.34.